प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास हिस्ट्री का 15th लेसन है संविधान का निर्माण। तो इस वीडियो में हम लोग इस पाठ को सीखने जा रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था। हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विविधता से भरा हुआ है। यहाँ अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। तो ऐसे में देश को एकजुट रखना है, उन्नति के रास्ते पर ले जाना है। इसलिए यहाँ पर एक सूझबूझ पर आधारित संविधान की आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। और ऐसा संविधान होना चाहिए था जिससे कि जो पुराने समय में घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें कैसे समस्याओं को दूर किया जाए, या वर्तमान के जो भी घाव थे उन पर कैसे मरहम लगाया जाए, और अलग अलग जाति और समुदाय के लोगों को राजनीति में कैसे शामिल किया जाए। ये सारी चुनौतियां संविधान बनाते समय संविधान बनाने वाले लोगों के सामने थी। तो भारत का संविधान जो था वो इसके बनने की प्रक्रिया दिसंबर 1946 से शुरू होती है और नवंबर 1949 में पूरी होती है। इसमें मैंने दिसंबर 1949 लिखा है, इसको आप लोग नवंबर 1949 पढ़ेंगे कि जो भारत का संविधान है वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया था। इसमें जो भी बातें लागू की जा रही थी उनमें एक एक हिस्से पर बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती थी। तो इन चर्चाओं को अगर हम देखते हैं तो संविधान सभा में 11 सेशन बुलाए गए, 11 सत्र, और 165 दिन काम हुआ। और यहाँ पर जो भी बातें निकल करके आती थी उन बातों को सुधारने के लिए या संवारने के लिए अलग अलग कमेटीज बना दी गई थी, यानी समितियां बनाई गई थी, उप समितियां बनाई गई थी, जिनका काम था कि जो भी मसौदे हैं उनमें कुछ सुधार करना है तो सुधार करें, अगर उसमें कुछ ऐड करना है तो उसको उसके साथ जोड़ करके उसको खूबसूरत बनाएं। तो प्रयास चल रहे थे। अगली चीज़ हम सीखते हैं कि संविधान निर्माण से पहले के साल काफ़ी उथल पुथल वाले क्यों थे। देखिए, हमारा देश 15 अगस्त 1947 में जब आज़ाद हुआ तो इसका बंटवारा भी कर दिया गया। तो बंटवारा करने के कारण समस्या तो थी, और उस समय लोगों की यादों में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भी था, और ये ब्रिटिश के समय में किया गया सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसी के अलावा दूसरी बात है कि लोगों को सुभाष चंद्र बोस के भी प्रयास याद थे, जो उन्होंने सशस्त्र संघर्ष किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत से बाहर निकालने के लिए। उस समय मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। और 16 अगस्त 1946 को हमने देखा था कि जो भारत के उत्तर पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के कारण दंगे फसाद भी शुरू हो चुके थे, हत्याएं हो रही थी, यानी काफ़ी माहौल ख़राब था, जिसमें देश का मतलब एक भीषण जनसंहार हो रहा था। और इसके बाद ही फिर देश के बंटवारे की घोषणा हो जाती है, और इस बंटवारे के कारण लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ा, यानी भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान के हिंदू और सिखों को भारत आना पड़ा। तो जो 15 अगस्त 1947 का दिन है वो बहुत ही खुशी का दिन था, लेकिन भारत में जो रहने वाले मुसलमान थे या पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू और सिख थे उनके लिए एक बहुत ही दर्द भरा चुनाव का समय था। क्या चुनाव का समय? कि भारत के मुसलमान उनको चुनना कि तुमको यहाँ रहना है या पाकिस्तान जाना है। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो हिंदू रह रहे हैं उनको चुनना है कि तुम्हें पाकिस्तान में रहना है या भारत जाना है। तो उनके सामने एक बहुत ही दर्द भरा चुनाव का समय था, और किसी को जो जो पुश्तैनी रूप से कहीं रहता आता है उसके लिए अपनी जगह, घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। लेकिन चूंकि देश का बंटवारा हो चुका था तो प्रक्रिया चल रही थी। तो करोड़ों ऐसे लोग थे जो दूसरे पाकिस्तान जा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे शरणार्थी थे जो यहाँ पर भारत आ रहे थे। इस बीच में भी कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो अपनी मंजिल पर पहुँच ही नहीं पाए थे,
और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत जब आज़ाद होता है तो भारत के अंदर कई सारे रजवाड़े ऐसे थे, रियासतें थी जो स्वतंत्र अपनी सत्ता चाहते थे, वो भारत में मिलना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे यहाँ पर हम अपना स्वतंत्र होकर के अपना शासन चलाएं। तो ये भी एक उथल पुथल वाला समय था। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ और संविधान सभा में भारतीयों की तथा उनके विचारों की विविधता किस तरह दिखाई पड़ती है। तो संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव था, जो संविधान सभा बनाई गई थी, तो संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनका चुनाव जनता के द्वारा चुन करके नहीं हुआ था, बल्कि 1945 और 46 में जो भारत में प्रांतों के चुनाव हुए थे, उन प्रांतीय सांसदों ने ही जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका चुनाव किया था। तो संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था, ज़्यादा प्रभावशाली थी। जो सामान्य चुनाव के क्षेत्र थे वहाँ कांग्रेस ने जीत पाई थी। जहाँ मुस्लिम का इलाका था, आरक्षित सीटें थी, वहाँ मुस्लिम लीग ने जीता था। तो मुस्लिम लीग ने तो दूसरा संविधान बनाकर पाकिस्तान की मांग जारी रखी थी। मुस्लिम लीग तो इससे अलग हो जाती है संविधान से, जो अपना संविधान भारत का बन रहा है। तो इस संविधान सभा में शुरू में जो समाजवादी लोग थे वो संविधान सभा से दूर रहते थे और उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा वो अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था है, इसलिए हमारे हित में काम नहीं कर सकती है। इस संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। जो कांग्रेस पार्टी के 82% सदस्य थे, इन सब का भी विचार एक जैसा नहीं था। कुछ ऐसे कांग्रेसी थे जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, कुछ लोग जो जमींदारी व्यवस्था चली आ रही थी उसके पक्षधर थे, कुछ ऐसे थे जो सांप्रदायिक दलों की वकालत करते थे, उनके पक्ष में थे, और कई ऐसे सदस्य थे जो पूरी तरीके से धर्म निरपेक्ष थे। तो इस तरीके से हमें विविधता दिखाई पड़ती है। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन से जो कांग्रेस थी, जो राष्ट्रीय आंदोलन जिस समय चल रहा था, तो कांग्रेस पार्टी ने वाद विवाद करके समझौते पर पहुंचना सीख लिया था कि कहीं किसी बात पर डिस्कशन चल रहा है तो उसके बाद हम एक कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। ये तरीका कांग्रेस ने सीख लिया था। संविधान में जब भी कोई बहस होती थी तो वहाँ पर बहुत सारी बातें जो होती थी वो वहाँ के अखबारों में भी छपती थी और अखबारों में निकलने के कारण लोगों के बीच बहस भी होती थी। तो बहस के द्वारा भी संविधान सभा में किसी बात पर सहमत होना है या असहमत होना है, इस बात पर बहुत प्रभाव पड़ता था। जो अल्पसंख्यक लोग थे वो अपनी मातृभाषा की रक्षा करना चाह रहे थे और अपने हितों को भी सुरक्षित करवाना चाहते थे संविधान सभा के द्वारा। इसी तरीके से जो दलित जाति के लोग थे वो उनके खिलाफ जो शोषण हो रहा था उस शोषण को ख़त्म करवाना चाहते थे और पढ़ाई लिखाई में या संस्थाओं में रिजर्वेशन चाहते थे, आरक्षण चाहते थे कि हमारे लिए सीटें सुरक्षित की जाएं। अगला हम सीखते हैं कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे और इनमें से प्रमुख सदस्य कौन कौन से थे और उनकी भूमिका क्या थी। तो संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इसमें 300 दिया, वैसे 299 सदस्य थे और इनमें से 6 सदस्य प्रमुख थे और 6 में से जो 3 सदस्य थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 3 सदस्य कांग्रेस के थे। तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था और उन्होंने ये प्रस्ताव पेश किया। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज की बात कही कि राष्ट्रीय ध्वज भारत का है वो केसरिया, सफ़ेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा होगा और इसके बीच एक नीले रंग का चक्र भी होगा। तो ये जवाहरलाल नेहरू हो गए। दूसरे जो पटेल सदस्य थे, इन्होंने जो काम किया था वो तो कई रिपोर्टों को लिखने में इन्होंने मदद की थी। कई रिपोर्टें ऐसी थी जिनको लिखने में इन्होंने मदद की थी और अगर लोगों के बीच कुछ विरोध होता था कुछ विचारों में तो सहमति बनवाने का काम भी पटेल करते थे। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे और इन्हें ये सुनिश्चित करना होता था
कि सभी जो संविधान सभा के सदस्य हैं उन सबको अपनी बात कहने का मौका मिले। ये सुनिश्चित करना काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इसके अलावा कांग्रेस के जो त्रिगुट थे, इनके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे जो इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। जो संविधान की प्रारूप समिति थे उस समिति के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, और इनके साथ दो महत्वपूर्ण व्यक्ति और थे। एक गुजरात के एम मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तो इन 6 सदस्यों के अलावा 2 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी थे, यानी प्रशासनिक अधिकारी भी थे जो सहायता कर रहे थे। पहले सदस्य थे BN राव। ये भारत के संवैधानिक सलाहकार थे, यानी संविधान से संबंधित कोई सलाह देनी होती थी तो इसको देने का काम BN राव करते थे। और इसी तरीके से जो दूसरे सदस्य थे उनका नाम था SN मुखर्जी। ये भूमिका मुख्य योजनाकार की थी, यानी इनकी भूमिका जो थी एक योजनाकार की थी, यानी कौन कौन सी योजनाएं बनानी है, क्या तो इस काम को डॉक्टर SN मुखर्जी करते थे। तो मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को, और इनकी एक खास बात ये भी थी, जो भी प्रस्ताव होते थे उन्हें जो कानूनी भाषा है उस भाषा में कहना इनको आता था। जो भी जटिल प्रस्ताव आते थे उन प्रस्ताव सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। अम्बेडकर के पास ये जिम्मेदारी थी कि सभा में संविधान के प्रारूप, जो संविधान का प्रारूप है उसको ये पारित करवाएंगे, और इस काम को करवाने में 3 वर्ष का समय लग गया और बहुत सारी चर्चाएं होती इस बीच, और जो भी कंटेंट इनका होता है वो 11 खंडों में प्रकाशित होता है। आगे हम सीखेंगे नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, इसमें कौन कौन से मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। तो नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो इसमें जो मूल आदर्श प्रस्तुत किए गए उनकी रूपरेखा है कि भारत जो है एक स्वतंत्र होगा, संप्रभु होगा, गणराज्य, यानी स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। दूसरी बात, नागरिक जो यहाँ भारत देश के रहने वाले लोग हैं उनको न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया जाएगा कि उनको ये सब मिलने जा रहा है। और यह भी वचन दिया गया कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं या पिछड़े या दमित जाति के लोग हैं उनके हितों के लिए रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे, यानी उनके हितों को भी सुरक्षित किया जाएगा। आगे के 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के भाषण की समीक्षा करनी है। तो इसमें क्या है कि नेहरू जी अपना जब प्रस्ताव पेश करते हैं तो अपने भाषण में वो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए भारत के संविधान निर्माण के इतिहास, जो भारत के संविधान निर्माण का जो इतिहास है, इसको मुक्ति व स्वतंत्रता के एक लंबे संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। कि कहने का मतलब जो एक लंबा संघर्ष चला है उसका ये एक हिस्सा है जो हम संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं। नेहरू के कहने का मतलब ये नहीं था कि हम उन सारी बातों को बिना सोचे समझे लागू कर देंगे जो दूसरे देशों में अपनाई गई हैं। वो किसी एक विशेष तरह के लोकतंत्र का अपनाने का विरोध कर रहे थे, और उनका कहना था कि जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, उसके बीच से उसकी रेखा उभरेगी और उस तरीके से हम अपने लोकतंत्र को यहाँ पर लागू करेंगे। और वे इस बात पर भी जोर देते थे हैं कि भारत में संविधान के प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि जब हम भारत के संविधान बनाने जा रहे हैं भारत का, तो उसमें हम दूसरे इलाकों से चीज़ों को ला के जोड़ दें ना, हमारे यहाँ की जो ज़रूरी चीज़ें हम उनको इसमें लागू करेंगे। तो भारत में शासन की जो भी व्यवस्था स्थापित हो वो हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप होनी चाहिए और हमें स्वीकार्य भी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य कि जो भी भारत में शासन की व्यवस्था होगी वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए और हमारे लिए मान्य भी होनी चाहिए, यानी हम उसको स्वीकार भी करें। जो पश्चिमी देश हैं उन्होंने जो भी उपलब्धियां पाई हैं या जो उनको विफलताएं मिली हैं, हमें उनसे सीखना भी ज़रूरी है। ये बात भी इन्होंने नेहरू जी ने कही थी।
अब इस संविधान सभा के बारे में जो सोमनाथ लाहिड़ी, इनके क्या विचार थे। ये जो सोमनाथ लाहिड़ी हैं ये कम्युनिस्ट सदस्य हैं, और जब ये संविधान सभा में बोलते हैं तो कहते हैं कि ये ब्रिटिश, इस संविधान सभा में हमें ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है उसका साया दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से कहा कि खुद को साम्राज्यवादी शासन के प्रभाव से मुक्त करें, यानी अंग्रेजों द्वारा ये संविधान सभा का गठन हुआ, वो ऐसा मान रहे हैं। और इसको थोड़ा हम और समझेंगे कि जब 1946-47 में संविधान सभा में जब चर्चा चल रही थी, उस समय अंग्रेज लोग भारत में ही थे, और नेहरू जी के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार भी चल रही थी। उस के जो प्रमुख थे वो वायसराय थे, जो कि एक अंग्रेज थे, और इस सरकार का पूरा कामकाज जो है लंदन में बैठी सरकार देख रही थी। यानी नेहरू जी के अंडर में जो सरकार उस समय चल रही थी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थी, अंग्रेजों का हिस्सा था उसमें। तो लाहिड़ी ने लोगों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है, यानी वो कह रहे हैं कि जो संविधान सभा बनाई गई है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है, और जब अंग्रेजों ने इसको बनाया है तो जो अंग्रेजों की जो प्लानिंग है या जो उनकी योजना है उसी को साकार करने का ये सभा काम भी कर रही है, ऐसा सोमनाथ लाहिड़ी कह रहे हैं। तो नेहरू जी ने इस बात को माना था कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो एक दूसरी संविधान सभा चाहते थे, इस संविधान सभा से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। और यह भी सही था कि जो संविधान सभा के गठन में अंग्रेजों का हाथ था, और इस संविधान सभा के ऊपर इसके द्वारा किए गए कामकाज पर अंग्रेजों ने कुछ शर्तें भी लगा दी थी। लेकिन फिर भी नेहरू जी ने कहा कि आपको उन स्रोतों को नज़रअंदाज नहीं करना है कि इस सभा को ताकत कहाँ से मिल रही है। नेहरू जी ने ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हमें ये भी देखना पड़ेगा, भले ही उनकी बनाई हुई संस्था है लेकिन इसमें भारतीय लोग हैं, और इस संविधान सभा को ताकत इन्हीं लोगों से मिल रही है। और कहते हैं कि सरकारें जो हैं वो जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है, जनता जो चाहती है उस तरीके की सरकार बनती है, और हमारे पास जनता की ताकत है, हम उतनी दूर तक जाएंगे जहां तक लोग हमको ले जाना चाहेंगे। आगे हम सीखेंगे कि संविधान सभा किन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति थी तथा इसमें किन किन आदर्शों को शामिल किया गया। तो संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति मानी जाती थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था, अर्थात जो लोग स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी ले रहे थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग जो चाहते थे उनकी चाहत को इस संविधान सभा के द्वारा लागू कराए जाने का काम किया जाना था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले लोग थे उनकी इच्छाओं की अभिव्यक्ति इस संविधान सभा के द्वारा की जा रही थी। और जो इसके आदर्श की बात करें तो लोकतंत्र, समानता और न्याय, ये इसके मुख्य आदर्श थे। और ये जो आदर्श थे ये 19वीं सदी में भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ जुड़ भी चुके थे। जो भारत में सामाजिक आंदोलन चल रहे थे, जैसे समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया था, विधवा विवाह का समर्थन किया था, तो ये सब क्या थे, सामाजिक न्याय के ही एक पार्ट थे। और जो विवेकानंद थे, इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई थी। महाराष्ट्र में देखें तो ज्योतिबा फुले, उन्होंने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया। जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट लोग हैं उन्होंने मजदूरों और किसानों को एकजुट किया, जिससे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना हो सके। तो इस प्रकार जो संविधान सभा है उसके साथ लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे आदर्श जुड़ चुके थे। अब हम प्रांतीय सरकारों में भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने कब कब कानून बनाए, यानी भारतीयों की हिस्सेदारी समय समय पर बढ़ाई गई है यहाँ की शासन व्यवस्था में। तो उसके बारे में सीखेंगे कि जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन आगे चलता जा रहा था, भारतीय लोग यहाँ की प्रशासन व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे थे। तो अंग्रेजों ने अलग अलग समय पर अलग अलग सुधार किए। तो सबसे पहले 1909 की बात करते हैं, फिर 1919, फिर 1935 में अंग्रेजों ने कानून बनाए। तो 1909 के बाद जब 1919 में इनकी भागीदारी के लिए कानून बनता है, तो क्या होता कि जो कार्यपालिका है उसको विधायिका के प्रति आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया।
आंशिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। और 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया गया तो उसमें कार्यपालिका को पूरी तरीके से विधायिका के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया। तो इसी 1935 एक्ट के तहत 1937 में जब चुनाव होते हैं तो 11 प्रांतों में से 8 में कांग्रेस की सरकार आती है। तो 1909, 1919, 1935 में जो कानून बनाए गए तो उन कानूनों में भारतीयों की कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थी, डायरेक्ट उनका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था। 1935 कानून के तहत जो भी विधायिकाएं थीं उन अंग्रेजी शासन के कानून के तहत काम कर रही थी। जो भी 1935 का जो कानून बनाया गया तो उसके अनुसार जो भी विधायिकाएं बनाई गई हैं तो उसमें जो अंग्रेजी शासन के जो कानून थे उसके तरीके से कामकाज उसके अंडर में चल रहा था। लेकिन अब जो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी जो बात कह रहे हैं तो वो यह कि वह एक स्वतंत्र संप्रभु भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना कर रहे हैं कि अब हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा, अब हम अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे और अपने हिसाब से अपने देश का शासन चलाएंगे। इसके बाद अगला है कि बी पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में क्या कहा, उनके पक्ष पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी। बी पोकर बहादुर जो थे वो संविधान सभा के एक सदस्य थे। इन्होंने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में बोलते हुए कहा कि पृथक निर्वाचिका बनाए रखने की बात की कि पृथक निर्वाचिका बननी चाहिए। पृथक निर्वाचिका में क्या होता है कि अलग अलग जाति के लोग खड़े होते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग खड़े होते हैं और उसमें जहाँ पर पृथक निर्वाचिका क्षेत्र जो क्षेत्र होता है उसमें उस जाति या धर्म के लोगों को उसी जाति या धर्म के लोग वोट करते हैं। तो इस तरीके की मांग बी पोकर बहादुर ने करी थी और कहा था कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के हित की बात कही थी और उन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत ऐसे राजनीतिक ढांचे की है जिसके अंदर अल्पसंख्यक भी सद्भाव के साथ जी सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों का पूरा प्रतिनिधित्व हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अल्पसंख्यकों को भी हिस्सेदारी मिल सके। तो देश के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये बात पी पोकर बहादुर असल में ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग कर रहे थे, पी पोकर बहादुर। तो इस बयान पर जो ये बात इन्होंने की, इस पर ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता भड़क जाते हैं और ज़्यादातर राष्ट्रवादी नेता इस पृथक निर्वाचिका के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे और उन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ों के बांटने की चाल है ये। तो इसी बात पर एक और सदस्य हैं संविधान सभा के जिनका नाम है आर.बी. धुलेकर। इन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला है तो इसकी आड़ में तुम्हें फुसला लिया है, अब इस आदत को छोड़ दो। अर्थात ये आगाह कर रहे हैं, कहते हैं कि तुम्हें अंग्रेज़ों ने भड़का रखा है, अब इस बात को मत मानो, अब हम लोगों को साथ में मिलकर रहना, अब इन चीज़ों को यहाँ भारत में लागू करने का कोई मतलब नहीं है। तो राष्ट्रवादी नेताओं को पृथक निर्वाचिका से गृह युद्ध और दंगों की हिंसा की आशंका दिखाई पड़ रही थी। जो भी यहाँ के राष्ट्रवादी नेता उन्हें लग रहा था अगर हम पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था कर देते हैं तो देश के अंदर गृह युद्ध होने की संभावना रहेगी, दंगे और हिंसा, ये सारी संभावनाएं यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। सरदार पटेल जो है उन्होंने भी कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विष है, एक ऐसा जहर है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका है। और गोविंद वल्लभ भाई पंत का वो भी ऐलान करते हैं कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है कि जो पृथक निर्वाचिका की जो बात कही जा रही है ये केवल देश के लिए खतरनाक नहीं है, इससे अल्पसंख्यकों को भी आने वाले समय में नुकसान होने वाला है। तो इन सारी जो दलीलें दी जा रही हैं, इन सारी दलीलों के पीछे एक ही बात है कि एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता है लोगों को कि अगर हम जाति और धर्म के हिसाब से बांट लेंगे तो फिर एक राष्ट्र हम कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए सारी दलीलें दी गई। हर समूह को राष्ट्र के भीतर शामिल किया जाना था।
जितने अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं उन सबको राष्ट्र के अंदर तो शामिल किया जाना है, और संविधान नागरिकों को अधिकार भी देगा। संविधान जो बन रहा है वो सभी नागरिकों को कुछ ना कुछ अधिकार भी देगा, लेकिन नागरिकों को राष्ट्र के प्रति निष्ठा का वचन लेना होगा कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं उनको अधिकार मिलेंगे, लेकिन उनको ये भी वचन देना होगा कि हम इस राष्ट्र के प्रति निष्ठावान रहेंगे। हर समुदाय को, चाहे भले किसी भी धर्म जाति के, उन सबको अपने सांस्कृतिक अधिकार दिए जाएंगे। सांस्कृतिक यानी जो भी उनकी मान्यता उस हिसाब से रहो, काम करो, लेकिन उन्हें राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना होगा। लेकिन यहाँ पर वो एक सामान्य सदस्य के रूप में ही रहेंगे। पंत ने कहा कि हम समुदाय के रूप में तो सोचते हैं, यानी हम किसी समुदाय के हिस्सा बन के तो सोचते हैं, लेकिन एक नागरिक के रूप में नहीं सोचते हैं, जबकि देश में नागरिक का महत्व होता है और समुदाय के सदस्य का महत्व नहीं होता। सारे मुसलमान भी इस पृथक निर्वाचिका का समर्थन नहीं कर रहे थे। जो एक बेगम एजाज रसूल हैं, उनको भी लगता था कि पृथक निर्वाचिका जो है ये आत्मघाती साबित होगी, क्योंकि जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुसंख्यकों से कट जाएंगे। तो 1949 में अधिकतर सदस्य इस बात से सहमत थे कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। यानी एक बहस करते करते 1949 तक स्थिति ये बन गई कि जो भी संविधान सभा के सदस्य थे वो लोग इस बात को मानने लगे थे कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था जो है वो अल्पसंख्यकों के हित में ना होकर के उनके खिलाफ है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक सीखेंगे, इसको फिलहाल यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। इसका आगे का जो भी भाग है वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।